આ વિડીયો છે એના માટે જે ફિઝિક્સમાં ડોમિનેટ કરવા માંગે છે. ગુસ્સેટ એક્ઝામ દૂર નથી અને એ જ આજે જ જે પ્રિપરેશન સ્ટ્રોંગ કરે છે તે જ એક્ઝામિનેશન હોલમાં કોન્ફિડન્ટ બેઠા હોય છે. કેમ છો બધા? ગુસ્સેટમાં 40નું ટાર્ગેટ છે. બધા જ જાણે છે કે ગુસ્સેટ ફિઝિક્સમાં સ્પીડ અને એક્યુરેસી કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને એટલે જ આજે હું તમારા માટે લાવ્યો છું એક વન શોર્ટ વિડીયો ચેપ્ટર 1નું અલ્ટિમેટ સોલ્યુશન. આજના આ વિડીયોમાં કવર કરીશું ક્વિક રિવિઝન, ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર્મ્યુલા, લાસ્ટ 5 યર PYQs વિથ શોર્ટ ટ્રિક્સ અને તમારા માટે ખાસ એક્સપેક્ટેડ ક્વેશ્ચન્સ. મારા અનુભવથી બતાવીશ કે આ વખતે કયા ટાઈપના ક્વેશ્ચન એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે છે. મતલબ આ એક વિડીયો બરાબર રિવિઝન પ્લસ પ્રેક્ટિસ પ્લસ પ્રેડિક્શન. આ વિડીયો જોયા પછી તમારા ચેપ્ટર 1 માટે બીજું કંઈ કરવાની જરૂર નહીં પડે. તો વિડીયો એન્ડ સુધી જરૂર જોઈ લો અને પેન નોટબુક સાથે તૈયાર થઈ जाओ. चलो आपने शुरू करिए चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक चार्ज में हम जानते हैं कि अगर कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है तो वहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और इससे लॉस ऑफ मास भी होता है. यह पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. और अगर कोई एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाता है. यहाँ पर मास और वेट का गेन होता है. इलेक्ट्रॉन जो है वह एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है. हम इसे फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं. इसकी वैल्यू -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है और इसका मास 9.1 × 10⁻31 kg है. चार्ज का जो यूनिट है वह कूलम है एसआई सिस्टम में और स्टैट कूलम है सीजीएस सिस्टम में. 1 कूलम जो है यह 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम के इक्वल होता है. चार्ज का मैग्नीट्यूड Q ± NE होता है, जहां N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड है, वहीं E जो है वह चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है. अगर हम इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, यह एडिटिव इन नेचर है, यह क्वांटाइज्ड है, यह कंजर्व है और यह इनवेरिएंट है. दैट इज यह टाइम पे और स्पीड पर डिपेंड नहीं करता. मेथड ऑफ चार्जिंग 3 तरह के होते हैं. एक को हम कंडक्शन कहते हैं, दूसरे को हम फ्रिक्शन कहते हैं और तीसरे को हम इंडक्शन कहते हैं. अगर हम कंडक्शन की बात करें तो यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें आप 2 कंडक्टर ले लीजिए, दोनों का रेडियस सेम होना चाहिए और अगर इनके ऊपर चार्ज Q1 है और इसके ऊपर चार्ज Q2 है, आपने इन दोनों को टच करवाया तो यहाँ पर टोटल चार्ज Q1 + Q2 हो जाएगा. और जब आप इसे सेपरेट करेंगे तो यह चार्ज इन पर इक्वली शेयर हो जाएगा. मतलब इसका चार्ज भी Q1 + Q2/2 हो जाएगा और इसका चार्ज भी Q1 + Q2/2 हो जाएगा और दोनों का नेचर जो है वह क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. इसको बोला जाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन. यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. अब हम बात करें किसकी? चार्ज डेंसिटी की. चार्ज डेंसिटी 3 तरह की होती है. एक को बोला जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी. लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, यह dQ/dL होता है और यूनिट कूलम्ब पर मीटर होता है. यहाँ से चार्ज Q की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ λdL होती है. दूसरा आता है जिसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी. इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं. इसको dQ/dA लिखते हैं. कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होगा. आप इसे सिग्मा को Q/ स्फेरिकल बॉडी के लिए 4πr² याद रखिए. मतलब सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r². यहाँ से चार्ज Q इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा dA आएगा. ऐसे ही आपका आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ओके, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में आप क्या लिखोगे? ρ = dQ/dV लिखोगे. कूलम्ब पर मीटर क्यूब इसका यूनिट होगा और Q की वैल्यू यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ ρdV होगी. सेकेंड पॉइंट, कूलम्ब्स लॉ. कूलम्ब्स लॉ हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यह 2 चार्ज के बीच का अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बताता है. कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होता है चार्ज एट रेस्ट के लिए और पॉइंट चार्ज के लिए. तो यह 2 चीज़ें हमेशा याद रखेंगे कि यह चार्ज एट रेस्ट और पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है. इसमें 2 पॉइंट चार्ज अगर किसी स्मॉल डिस्टेंस r से सेपरेटेड है तो यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज फोर्स F की वैल्यू F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है यह एक कांस्टेंट K है जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी होगी 9 × 10⁻⁹, और जो एप्सिलॉन नॉट है इसे हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं या एयर या वैक्यूम। इसकी वैल्यू 8.854 × 10⁻⁻12 होती है। यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और इसका डायमेंशन तो एकदम खास याद रखना कि m-1 L-3 T⁴ और A2 होता है। अब यह जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम फोर्स है, यह नेचर इसका कैसा होता है, तो अगर ये मेरे पास प्लस Q1 चार्ज है और ये प्लस Q2 चार्ज है, सो दैट कि इनका जो प्रोडक्ट है वह ग्रेटर देन 0 है, तो जब 1 2 पर फोर्स लगाएगा तो यह F21 बाहर की तरफ होगा और जब 1 2 पर फोर्स लगाएगा तो यह भी बाहर की तरफ होगा। तो इसीलिए इसका नेचर कहा जाएगा कि इसका जो नेचर है वह क्या है, रिपल्सिव है। इट इज रिपल्सिव इन नेचर। जबकि दूसरी तरफ अगर ये मेरा प्लस Q1 चार्ज है और ये माइनस Q2 चार्ज है, अगर इसके बीच का डिस्टेंस r है तो यह जब इस पर फोर्स लगाएगा तो अंदर की तरफ होगा, फोर्स ऑन F21, और ये जब इस पर फोर्स लगाएगा तो यह भी अंदर की तरफ होगा। अब यहाँ पर जो नेचर होगा वह कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों फोर्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, हम इसीलिए इसे सेंट्रल लाइन फोर्स कहते हैं, सेंट्रल लाइन फोर्स कहते हैं। और चूंकि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, इसीलिए इट ऑल्सो ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, यह इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी ओबे करता है। इसलिए इसका अगर हम ग्राफ, अगर F वर्सेस R का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसा आएगा, लेकिन अगर हम F वर्सेस 1/R स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यह स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर ऊपर आया है तो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 के लिए होगा, और अगर नीचे आया है तो Q1 Q2 लेस देन 0 के इक्वल होगा। पॉइंट 3, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का डायरेक्ट इक्वेशन MCQs में आता है। अगर आपको इसका डायरेक्शन ध्यान पे नहीं रहेगा तो यह फॉर्मूला आप गलत लिख सकते हो, तो इसलिए आप ध्यान देना कि अगर मेरे पास दो चार्ज हैं, Q1 है और Q2 है, यह r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, एक का पोजीशन वेक्टर r1 है और दूसरे का पोजीशन वेक्टर r2 है। यहाँ r12 और r21 दो यूनिट वेक्टर्स हैं जहां ध्यान रखना है। अब अगर हम यहाँ पर फोर्स की बात करें F21 की, दैट इज फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो F21 की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r³। और देखिए यहाँ 21 है तो यहाँ 12 है। क्यों यहाँ 12 है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर 121 r12 का डायरेक्शन F21 की तरफ है। इज दैट क्लियर? अब इसको उल्टा कर देगा तो यह डायरेक्शन अलग हो जाएगा, इसलिए आपको फिगर को और वैल्यू को ध्यान पे रखना है। ओके, और इसी को अगर हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ अगर 21 है तो यहाँ भी 21 होगा अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वहीं दूसरी तरफ अगर हम फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 फाइंड करते हैं तो F12 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r³ r21 है, क्योंकि F12 के अलोंग r21 का डायरेक्शन है, आपको दिख रहा है। ओके, इसलिए आपने यहाँ पर 21 लिखा है। और पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ अगर 12 है तो यहाँ भी 12 होगा। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि अगर वेक्टर फॉर्म में है तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ होता है, ये याद रखना है। एग्जाम में ये पूछ देता है, क्योंकि हमने पढ़ा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², पर याद रखना है कि वेक्टर फॉर्म अगर है यहाँ पर तो r³ होगा, और अगर स्केलर फॉर्म है तो यहाँ पर r² होगा। हम यहाँ पर गलती कर सकते हैं, तो बी केयरफुल अबाउट इट। पॉइंट 4, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तब यूज होता है जब हम किसी एक चार्ज पर दूसरे अदर चार्जेस के कारण फोर्स फाइंड करते हैं। मतलब मोर देन 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम अगर हो तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं। मान लो कि हमारे पास यहाँ पर एक XY प्लेन है, इस XY प्लेन में एक चार्ज Q0 गिवन है जिस पर फोर्स फाइंड करना हो Q1, Q2, Q3 और Qn की वजह से, तो यहाँ पर जो नेट फोर्स लिखा जाएगा वह सबके कारण होगा। दैट इज F जो होगा हमारा 0 पे वह F01
प्लस F02 प्लस F03 प्लस F0n, इन सब का वेक्टर सम होगा, ये याद रखना है। और इन वेक्टर सम का जो रिजल्टेंट होता है उसकी वैल्यू आप याद रखो कि F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q0 बाहर रहेगा जिस पर फोर्स फाइंड करना है, समेशन ऑफ QI जिनकी वजह से फाइंड करना है, अपॉन R0 माइनस RI होल क्यूब इंटू R0 माइनस RI, पूरे वेक्टर फॉर्म में। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। पर यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं वह जनरली पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व होते हैं। कैसे कि अगर मेरे पास यहां एक कोई चार्ज है, इस पर एक फोर्स अगर इधर लग रहा है F1 और दूसरा फोर्स इधर लग रहा है से F2 और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, F होगा। और यह जो F होगा इसकी वैल्यू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा होती है अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ। ओके, अब यहां पर हमें MCQ चूंकि पूछ रहा है तो यहां पर हमें पूल कैलकुलेशन कभी नहीं देगा, इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको चेक करना है कि क्या F1 और F2 की वैल्यू हमारी F आती है, मतलब सेम आती है। अगर आपका आंसर यस आता है तो यह तीन चीजें याद रखें कि अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो आंसर F√3 हो जाएगा, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो आपका आंसर F√2 आएगा, और अगर यह आपको थीटा 120 डिग्री है तो आपको F की वैल्यू F ही आने वाली है। अब ऐसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो आपको जनरली एक ऐसा इक्विलैटरल ट्रायंगल दे देगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स सेम कर देगा और यहां पर आपको तीन चार्ज रख देगा और तीनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम दे देगा और कहेगा इसके सेंट्रॉइड पे आप नेट फोर्स निकालो Q0। तो आप क्या करोगे, यहां पर इसकी वैल्यू F की वैल्यू 0 आएगी। अगर आपको ऐसा ही एक स्क्वायर दे दे और इन स्क्वायर के सभी कॉर्नर्स पर चार्ज रख दे, यहां प्लस Q दे दे, यहां प्लस Q दे दे, यहां भी प्लस Q और यहां भी प्लस Q, और आपसे कहे कि इसका साइड लेंथ R है, आप इसके डायगोनल के बाइसेक्टर पर नेट फोर्स निकालो, तो इस केस में भी इसके कारण फोर्स इधर, इसके कारण इधर कैंसल आउट, इसके कारण इधर और इसके कारण इधर, यह भी कैंसल आउट, तो यहां भी नेट फोर्स 0 होगी। पर ध्यान रहे हर बार ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है। तो आपको क्या करना है, आराम से सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। मान लो कि अगर यहां पर हमें प्लस Q, यहां प्लस Q, यहां माइनस Q, यहां माइनस Q चार्ज दे रखा है और सेंटर पर हमको एक Q0 चार्ज दे रखा है। अब हमें क्वेश्चन कहता है कि आप नेट फोर्स निकालो, तो इसका मैं फाइंड करके बताता हूं, ध्यान से देखना। या अगर मेरा साइड लेंथ मान लो कि A है, ठीक है, तो यह जो डायगोनल होगा सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है, तो इस डायगोनल की वैल्यू A/√2 हो जाएगी। तुम इसको R मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब इसके कारण यहां फोर्स निकालो, तो इसकी वैल्यू तुम क्या लिखोगे, दैट इज F इज इक्वल्स टू K Q0 कैपिटल Q बाय R स्क्वायर लिखोगे। इसके कारण जब यहां फाइंड करोगे तो यह निगेटिव है तो इधर ही आएगा, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वह कितनी हो जाएगी, K Q0 Q बाय R स्क्वायर ही रहेगी। मतलब यह भी F और यह भी F, दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो गया, 2F हो गया। मैं शॉर्टकट में फाइंड करने की तरीका बता रहा हूं। अब वैसे ही इस साइड का फाइंड करोगे तो इसके लिए भी आंसर इतना ही आएगा और डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जब इसके लिए फाइंड करोगे तो यह भी F ही आएगा, डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इन दोनों का भी रिजल्टेंट 2F हो जाएगा। अब यह चूंकि स्क्वायर है तो यह 90 डिग्री पर होगा, तो रिजल्टेंट F इधर की तरफ आएगा और इस F की वैल्यू क्या आएगी, मैंने क्या कहा था कि अगर दोनों फोर्स सेम हो और एंगल 90 डिग्री हो तो आंसर क्या आता है, F√2। सतर्क रहना, यहाँ F की जगह क्या दे रखा है, 2F आया है, तो आंसर क्या आएगा, 2F√2। अब F की वैल्यू यहां से पुट कर दो यहाँ पे, तो 2 इंटू K Q Q0 बाय R स्क्वायर, ये हो गया F और ये हो गया √2। अब R स्क्वायर की जगह यहां से वैल्यू पुट कर दो, R स्क्वायर को क्या लिख दोगे यहाँ से, A स्क्वायर बाई 2, तो यह कितना हो जाएगा, 2K Q0 Q √2 बाई A स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ टोटल क्या आ गया, 4। तो तुम क्या लिख सकते हो इसका आंसर, 4K Q0 Q √2 बाई A स्क्वायर, दिस विल बी द आंसर।
4√2 को तुम आगे भी लेकर के लिख सकते हो। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में इस तरह के क्वेश्चंस का ध्यान रखना। अगर तुमको क्वेश्चन में ऑप्शन में 0 है तो आंख बंद करके टिक मत मारना, एक बार चार्ज के सिचुएशन को और डिस्टेंस को जरूर चेक कर लेना, फिर टिक मारना। 99% 0 ही होगा एमसीक्यूज में, लेकिन 1% भी चांस हमको नहीं लेना है। पॉइंट 5, फाइंड द न्यू फोर्स। फाइंड द न्यू फोर्स में क्वेश्चन कई तरह से आते हैं। इसमें मैं टाइप वाइज एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके तुम्हें बता रहा हूं ताकि तुम इसका एक जनरल कंसेप्ट अपने दिमाग में रखो। फाइंड द न्यू फोर्स में सबसे पहले आता है हमारा इसमें चेंज ऑफ मीडियम। चेंज ऑफ मीडियम, ठीक है। इसके लिए याद क्या रखना है कि अगर हमारे पास ये दो चार्ज हैं Q1 और Q2, इनके बीच का डिस्टेंस R है और यह एयर में प्लेस्ड है, तो फोर्स का फॉर्मूला जो होगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। यहाँ देखो एप्सिलॉन नॉट लिखा है, ध्यान देना। अगर यही दो चार्ज वापस सेम डिस्टेंस पे हों और यह किसी मीडियम में रखे हों तो यहाँ पर F मीडियम की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम चेंज होगा यहाँ पे, बाद बाकी सब ऐसे ही रहेगा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और जब इसको डिवाइड करोगे तो F मीडियम इक्वल्स टू F एयर बाई K आएगा। अब यहाँ पर जो तुम्हारा यह K है, इसी K को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। यह जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इट हैज नो यूनिट्स, ना कोई यूनिट होगा ना कोई डायमेंशन होगा, पर हर मीडियम के लिए जो इसकी वैल्यू होती है वह फिक्स होती है। जैसे कि अगर मुझसे पूछा जाए K फॉर मेटल्स या कंडक्टर्स तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, या K फॉर वाटर पूछा जाए तो इसकी वैल्यू 80 या 81 होती है, तो अप्रॉक्सिमेटली 81 लिखते हैं। इसीलिए अगर हमारा मीडियम में फोर्स फाइंड करने के लिए कहा जाए तो हम F एयर बाई K लिखते हैं, मतलब फोर्स की वैल्यू जो होती है वह क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है कितने टाइम्स, K टाइम्स। तो यहाँ से MCQs आते हैं। नेट फोर्स एयर में दिया रहेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया रहेगा, कहेगा फोर्स इन मीडियम फाइंड करो, या मीडियम का और एयर का आपको फोर्स दिया रहेगा, कहेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करो। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो यह था पहला क्वेश्चन जो यहाँ से चांसेस होते हैं आने के MCQs में। अब इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट इसमें टाइप आता है उसमें कंडक्शन यूज होता है। कंडक्शन जो प्रोसेस हम लोगों ने चार्जिंग में पढ़ा था, उसमें क्या कहेगा कि हमारे पास मान लो एक चार्ज है A और दूसरा चार्ज है B। एक के ऊपर चार्ज दे रखा है Q और दूसरे पर दे रखा है -Q और इनके बीच का डिस्टेंस है R। अब हमने इसको क्या किया, टच करवाया और टच करवाकर वापस उतने ही डिस्टेंस पर रख दिया, डिस्टेंस सेम रखा, लेकिन अब क्या होगी, इसकी चार्ज बदल जाएगी। तो कहता है कि अब आप यहाँ पर न्यू फोर्स की वैल्यू फाइंड करो। हमको क्या करना है, कंडक्शन यूज करना है। कंडक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पर Q है और यहाँ -2Q है, तो यहाँ का टोटल चार्ज कितना होगा, Q - 2Q, दैट इज -Q हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -Q हो जाएगा। अब यहाँ से जो -Q हुआ वह जैसे सेपरेट करेंगे तो यह -Q/2 और यह भी क्या हो जाएगा, -Q/2। अब चार्ज की वैल्यू क्या हो गई, आधी आधी हो गई, दिखाई दिया आपको यहाँ से। तो अब यहाँ पर पहले यहाँ का फोर्स आप लिख लीजिए, F = KQ 2Q बाई R स्क्वायर, यहाँ लिख लिया। यह वैल्यू आपको मिल गई 2KQ² बाय R स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि यह F है। अब आप जरा यहाँ देखिए, यहाँ फाइंड करेंगे तो यहाँ F डैश की जो वैल्यू आएगी वह Q/2 बाई R स्क्वायर लिखेंगे, मतलब 1/4 KQ² बाय R स्क्वायर। अब हम बहुत लोग यही गलती कर देते हैं कि KQ² बाय R स्क्वायर को डायरेक्ट F लिख देते हैं और ऑप्शन में F/4 दिखता है और टिक मार देते हैं। बिल्कुल सतर्क हो जाइए। यहाँ पर जब आप पहुंचिए तो यहाँ से देखिए कि KQ² बाय R स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल रही है F/2, दिखाई दिया। KQ² बाय R स्क्वायर की वैल्यू F/2 मिल रही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, F/8। तो यहां पर ध्यान देना है आपको। दूसरा, इसमें जो फाइंड द न्यू फोर्स आता है
उसमें क्या करता है आपको कि जो आपने यह फॉर्मूला कूलम्स लॉ का पढ़ा था F1 Q1 Q2 और F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन दे देता है। जैसे कि मैंने चार्ज को डबल कर दिया तो फोर्स की वैल्यू बताओ, या मैंने डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो फोर्स की वैल्यू बताओ। तो आप उसके लिए सिंपल लॉजिक याद रखिए कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है। चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी और चार्ज घटेगा तो फोर्स की वैल्यू घटेगी। जैसे कि अगर मेरा चार्ज डबल हो जाए तो ये भी डबल और ये भी डबल, तो फोर्स कितना हो गया 4 टाइम्स। अगर मेरा चार्ज हाफ हो जाए तो ये कितना हो गया Q/2 Q/2, तो आंसर क्या हो गया F/4। वैसे ही दूसरी तरफ आपको याद रखना है कि अगर डिस्टेंस की वैल्यू मेरी जो है फोर्स के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। कैसे, स्क्वायर से। अब आप इसको भी वापस याद रखिए कि अगर आपने डिस्टेंस को डबल किया तो 2 नहीं याद रखना है, 4R स्क्वायर याद रखना है, क्योंकि आपने R को 2R लिखा तो 2R का डबल कितना होगा 4R स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका फोर्स जो है वह क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया 4 टाइम्स बढ़ा है कौन, डिस्टेंस, तो फोर्स क्या होगा 4 टाइम्स घट जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा F/4। अगर आपने R की वैल्यू को हाफ किया तो सोचिए फटाफट, हाफ किया आपने तो ये R/2 हो गया, R/2 का स्क्वायर R²/4 हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या हुआ 4 गुना घट गया, तो फोर्स क्या होगा 4 गुना बढ़ जाएगा। मतलब अगर ये R/4 हुआ है तो ये क्या हो जाएगा 4R आ जाएगा। तो इसके लिए आप एक डायरेक्ट ट्रिक याद रखिए कि अगर चार्ज की वैल्यू n टाइम्स ऑफ Q होती है और डिस्टेंस की वैल्यू अगर आपको m टाइम्स ऑफ R हो जाती है, ठीक है, तो आपका जो फोर्स होगा F वह क्या हो जाएगा इक्वल्स टू Kn² बाई m² R, Q²R², यह वैल्यू आपकी F' हो जाएगी। अब आप इसको यहां से F' इक्वल्स टू n² m² इंटू Q² बाय R², मतलब F' इक्वल्स टू n² m² इंटू F लिख सकते हो। तो देखो आपका एक रेडीमेड फॉर्मूला यहाँ पर तैयार हो गया। यहाँ पर n और m जो है वह नंबर ऑफ टाइम्स है। इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि अगर हमारे चार्ज की वैल्यू क्या हो जाए, डबल हो जाए, मतलब 2Q हो जाए, और डिस्टेंस R' की वैल्यू हाफ हो जाए तो न्यू फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो आप देखो आपका यहाँ n है, n की जगह यहाँ क्या है 2, तो आप क्या लिखो F' इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर लिख दिया, और m की जगह यहाँ क्या है 1/2 है, क्या है 1/2 इंटू R, आप ऐसा लिख सकते हो। यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर इंटू F आप ऐसा लिखोगे, तो यह F' की वैल्यू आपको क्या हो गई 4/1/4 इंटू F, दैट इज इक्वल्स टू 16F। और इस तरह से आपका आंसर इजीली एक लाइन में सॉल्व हो जाता है और आपका टाइम बच जाता है। तो यहां से इस टॉपिक के इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पॉइंट 6, पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज। पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है एमसीक्यूज के लिए। यहाँ पर हम गलती जरूर कर जाते हैं। क्वेश्चन में हमेशा हमें पूछता है कि थर्ड चार्ज का पोजीशन क्या होगा अगर फोर्स जो है वह नेट 0 हो। तो यहाँ पर 2 अलग अलग कंडीशंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ जहाँ हम जनरली गलती करते हैं। केस नंबर 1 जिसमें दोनों हमारे लाइक चार्जेस हैं, तो अगर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है या ये दोनों माइनस हैं, तो पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम जो होगा वह कहीं आपका इन सिस्टम के बीच में होगा। सेंटर में नहीं बोला, मिडल नहीं बोला मैंने, इस लाइन पे होगा। और आप इसको चार्ज Q कह दीजिए और इसका नाम C दे दीजिए। अगर यह टोटल डिस्टेंस आपको R दे रखी है तो यह डिस्टेंस आपका x हो जाएगा और यह डिस्टेंस आपका R- x हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसके कारण फोर्स यहाँ फाइंड करना है, दैट इज फोर्स ऑन C ड्यू टू A, और फिर इसके कारण यहाँ फाइंड करना है, दैट इज फोर्स ऑन C ड्यू टू B। दोनों को इक्वेट कर देना है क्योंकि यह इक्विलिब्रियम में है, या क्वेश्चन में लिखा होगा नेट फोर्स इज 0। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए KQ Q1 बाई x² और KQ2 बाई R-x का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यह वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से x आपको इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। पर यहाँ आपको याद क्या रखना है कि यह जो चार्ज का पोजीशन है यह किस चार्ज से दिया हुआ है। तो आपको एक बार ऑप्शन को केयरफुली जरूर रीड करना है कि डिस्टेंस Q1 से दिया हुआ है या
Q2 से दिया हुआ है। अब केस 2 की बात करते हैं जो अनलाइक चार्ज को डिस्कस करता है। इसमें हमारा Q1 और माइनस Q2 है, दो अनलाइक चार्जेज हैं। अब अगर इस कंडीशन में हमसे ये पूछे कि वेयर शुड द थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड सो दैट सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम या नेट फोर्स इज जीरो, तो इस केस में जिधर निगेटिव चार्ज होगा आप उधर ही तीसरा चार्ज प्लेस करेंगे। यहां आपने A लिखा, ये B लिखा, ये C लिखा। यह टोटल डिस्टेंस अगर R है तो यहां से यहां का डिस्टेंस आप X लेंगे, फिर इसके कारण यहां फोर्स करेंगे, फाइंड करेंगे FCA, फिर इसके कारण यहां फाइंड करेंगे FCB और दोनों को इक्विलिब्रियम में तो इक्वेट कर देंगे। क्या लिखेंगे? KQ Q1 बाय R प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू KQ Q2 बाय एक्स स्क्वायर, और सॉल्व करने के बाद ये आपको आंसर आ जाएगा और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पॉजिटिव रहे तो लाइक रहे तो क्या करना है और अनलाइक रहे तो क्या करना है। आपको मैंने इसका एक रेडीमेड फॉर्मूला भी दे दिया है, शॉर्ट ट्रिक। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है सबको? तो यहां से आप इस तरह के क्वेश्चन को इजीली डील कर सकते हैं। चाहे फोर्स जीरो पूछा हो तब भी ऐसा ही सॉल्व होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पूछा हो तब भी ऐसा ही सॉल्व होगा। पॉइंट नंबर 7, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन रहने के पूरे चांसेस होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा एक चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे होता है। जैसे कि हमारे पास यहां पर एक प्लस Q चार्ज है, इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी होगी, या यहाँ एक माइनस Q हमारे पास चार्ज है तो इसके कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है E, इसकी वैल्यू होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, और यह चार्ज टेस्ट चार्ज कहा जाता है जो आर्बिट्रेरीली मान लिया जाता है कि यहाँ प्लेस्ड है, ओके, या यहाँ पर प्लेस्ड है। तो यह जो हमारा चार्ज होता है Q0, इस Q0 को टेस्ट चार्ज बोला जाता है, टेस्ट चार्ज, और इसकी वैल्यू यूनिट पॉजिटिव होती है, यूनिट और पॉजिटिव होती है, ठीक है। इसीलिए इस फोर्स को ऐसा भी लिखा जाता है कि लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F बाय Q0, यह भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। अब दूसरी बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, और आप यहां से देखोगे तो आपको इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम दिखाई देगा, और दूसरा यूनिट इसका वोल्ट पर मीटर भी होता है। क्योंकि यह वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन भी होगा। तो अगर यह पॉजिटिव चार्ज के लिए फाइंड करें तो डायरेक्शन पॉइंट से बाहर की तरफ जाएगा, और निगेटिव चार्ज की तरफ फाइंड करें तो डायरेक्शन चार्ज की तरफ आएगा। मतलब इसका डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव होगा, यह हमको हमेशा याद रखना है। यह था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला। अब जब हम यहाँ फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी एट ए पॉइंट E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर स्केलर फॉर्म में, और E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R क्यूब इंटू R वेक्टर फॉर्म में। अब आपको यहाँ E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर याद रखना है, और यहाँ E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब याद रखना है कि कब स्केलर यूज हो रहा है और कब वेक्टर यूज हो रहा है। देन आपको इसका ग्राफ याद रखना है कि E वर्सेस R का जो ग्राफ होगा, चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका नेचर कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आपको वापस सुपरपोजिशन वाला कंसेप्ट भी याद रखना है कि एक अगर मेरे पास चार्ज है, इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 इधर लग रहा है और E2 की वैल्यू इधर लग रही है, ये एंगल थीटा है, तो इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E कुछ इधर की तरफ होगा, और इस E की वैल्यू पैरेललोग्राम लॉ से E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 कॉस थीटा ऐसे ही लिखा जाएगा पैरेललोग्राम लॉ से। अब यहाँ भी अगर थीटा की वैल्यू आपका E1 और E2 का वैल्यू सेम हो जाए E, तो यहाँ भी थीटा अगर 60 है तो आंसर E√2 आप लिख सकते हो। थीटा की वैल्यू 90 है, आप आंसर थीटा की वैल्यू 60 है तो आप E√3 लिखोगे। थीटा की वैल्यू 90 है तो आप E की वैल्यू E√2 लिखोगे, और अगर थीटा की वैल्यू 120 आती है तो आप E की वैल्यू E लिखोगे।
इज दैट क्लियर? तो ये चीज आप ध्यान पे रखोगे तो यहां से भी सुपर पोजिशन वाले क्वेश्चंस यहां से भी आते हैं, पर बिल्कुल फोर्स की तरह ही बनता है। ध्यान का रखना है डायरेक्शन। तो मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको डायरेक्शन का कंसेप्ट देता हूं कि मान लीजिए हमारे पास यहां पर एक ऐसा स्क्वायर है और इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे प्लस क्यू, यहां भी प्लस क्यू, पर यहां माइनस क्यू और यहां माइनस क्यू चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, साइड लेंथ यहां पर मान लीजिए आपको L दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में कहता है कि डायगोनल के इंटरसेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। तो आपको क्या करना है, पहले डायगोनल ड्रॉ कर लेना है, ये इसका इंटरसेक्शन है, यहां पर हमें डायरेक्शन बताना है। तो सबसे पहले आपको चार्ज का नेचर देखना है। चार्ज का नेचर यहाँ क्या है, प्लस क्यू, तो इसके कारण इस पॉइंट पर बाहर की तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E। ओके, फिर आप दूसरे को देखिए, यह भी प्लस क्यू है तो इसके कारण भी बाहर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E। और अब आप तीसरे को देखिए, यह माइनस है तो यह इसकी तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E, और यहाँ भी माइनस है तो इसकी तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो इधर आकर ऐड हो जाएंगे, 2E हो जाएगा, और इधर दोनों इधर आकर ऐड हो जाएंगे, इधर आकर ऐड हो जाएंगे तो यह भी 2E हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का ये एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट आपका देखिए इधर की तरफ आ गया। अब रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ 90 डिग्री है तो ये 2E और ये 2E, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2√2E विल बी द आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहां से आपको सॉल्व करने के लिए आ सकते। पॉइंट 8, चार्ज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेट्स। चार्ज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेट्स एक बहुत ही अच्छा सा सवाल है। इसमें क्या दिया होता है कि हमारे पास इस तरह से दो मेटेलिक प्लेट्स दिए होते हैं। ओके, इसके अंदर एक चार्ज इस तरह से रखा हुआ होता है और हमें इसका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, चार्ज, मास, डेंसिटी को पूछा जाता है। तो हम ऐसा कैसे सॉल्व करेंगे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो केस 1 आपको याद रखना है कि जब यह इक्विलिब्रियम वर्ड उसमें लिखा हो, इक्विलिब्रियम ये वर्ड अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव ऊपर जाएगा। यह आपको फोर्स देगा Fe इज इक्वल्स टू QE, और इसके वेट की वजह से mg फोर्स जो होगा वह नीचे आएगा। अब चूंकि एट इक्विलिब्रियम लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि QE की वैल्यू जो होगी वह mg के इक्वल हो जाएगी। अब आपको कह रहा है Q पूछ रहा है तो वह mg/E हो जाएगा। ओके, कुछ भी पूछेगा तो आप यहां से बता सकते हो, पर कभी कभी आपको मास की जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी यहां पर रेडियस भी पूछ दिया जाता है, जहां r क्या है, रेडियस इस ड्रॉप का। तो आपको अगर इतना पता है और इक्विलिब्रियम वर्ड आप देख रहे हो तो इस तरह से आप फॉर्मूला यूज करके यह क्वेश्चन बना सकते हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर क्वेश्चन में वर्ड दिया हुआ हो एक्सीलरेटेड, तो फिर यह सवाल इस तरह से नहीं बनेगा। सारी बातें बिल्कुल सेम होंगी कि एक फोर्स यहाँ पर Fe जो है वह QE ऊपर की तरफ लगेगा, यहाँ पर एक A की जगह G की जगह MA लगेगा, और आपको याद क्या रखना है इसमें कि QE जो होगा वह MA के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? तो इसलिए यहां पर mg नहीं याद रखेंगे, यहां क्या याद रखेंगे, QE इक्वल्स टू MA अगर एक्सेलरेटेड लिखा हुआ है तो यहां से आपको एक्सेलरेशन पूछेगा तो आप क्या लिख सकते हो, QE/m लिख सकते हो। आगे एक्सेलरेशन, यहां से आपको एक्सेलरेशन का रेशियो पूछ सकता है तो A1 A2 इक्वल्स टू Q1/Q2 इंटू M2/M1 ऐसा लिखोगे तो आपको एक्सेलरेशन का रेशियो मिल जाएगा। यहीं से आपको टाइम पूछ सकता है तो T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √A याद रखो, यहां से तुम्हें टाइम मिल जाएगा। स्पीड पूछ सकता है तो V इक्वल्स टू A इंटू T लिखो, A की जगह यह पूरी वैल्यू रख दो, दैट इज QE/m इंटू T ऐसा पूछ सकता है। या डिस्टेंस कवर्ड Y पूछ सकता है तो वह ½ हो जाएगा, और इसमें तुम्हें यह y की वैल्यू ये दी रखी हो सकती है या पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहां से तुम्हें पूछे जा सकते हैं। अगर तुम्हें चार्ज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेट्स में ये दो चीजें आती हैं तो समझो तुम्हारा एक क्वेश्चन तो पक्का है। पॉइंट 9, डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट एक बहुत ही परमानेंट क्वेश्चन होता है,
हर एक एग्जाम का। सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। तो हम जानते हैं कि दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस जिनके बीच का डिस्टेंस काफ़ी स्मॉल हो, हम इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। यहाँ पर जो 2a होता है हम इसे डाइपोल लेंथ कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डाइपोल लेंथ। और -q प्लस q इसके दोनों चार्जेज हैं, तो डाइपोल का जो नेट चार्ज होता है ये 0 होता है। नेट चार्ज मतलब दोनों का सम। यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ को बताने के लिए हम यूज क्या करते हैं, डाइपोल मोमेंट। क्या लिखते हैं, डाइपोल मोमेंट लिखते हैं। अब यह जो डाइपोल मोमेंट P होता है यह Q इंटू 2a होता है। ठीक है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, मैंने क्या कहा, वेक्टर क्वांटिटी है और यह मेजर किया जाता है कूलम्ब मीटर में। यहाँ पर इसका जो डायरेक्शन होगा वह हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो सबसे पहले तो यह बेसिक चीज इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हमें याद रखनी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है वो यह है कि आप डाइपोल लेंथ फाइंड करो, और यहां पर हम गलती कर बैठते हैं। डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू Q इंटू 2a होता है, तो डाइपोल लेंथ जो होगा 2a इक्वल्स टू P बाई Q होगा, और हमें 2a फाइंड करना है। हम गलती से a फाइंड कर देते हैं, तो a फाइंड नहीं करना है। क्या फाइंड करना है, 2a, दैट इज द डाइपोल लेंथ। तो पहली चीज तो ये यहां से पूछी जाती है। और दूसरी चीज जो आपको यहां ध्यान रखनी है वह वापस, चूंकि यह वेक्टर क्वांटिटी है तो पैरेललोग्राम लॉ तो आपको यहां पर याद वापस रखना ही रखना है कि अगर हमारे पास दो डाइपोल्स दे रखे हों, एक P1 दे रखा हो और एक P2 दे रखा हो और एंगल थीटा हो, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो होगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ P1 P2 कॉस थीटा, कुछ इस तरह से आप लिखोगे। और यहां भी वापस अगर P1 इज इक्वल्स टू P2 है और यह आपको P के बराबर है, वापस थीटा अगर 60 है तो P√3 आप आंसर लिखोगे। थीटा अगर आपका 90 है तो आप P√2 आंसर लिखोगे, और थीटा की वैल्यू अगर 120 है तो P की वैल्यू आपको P ही मिल जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ क्या यूज कर सकते हो। मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूं ताकि आपको इसका कंसेप्ट पता चले। इसमें क्या कहता है कि हमारे पास एक ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड लेंथ कितना L दे रखा है। यहां पर एक चार्ज -2q है, यहां पर चार्ज एक +q है और यहां भी एक चार्ज +q है। तो आपको इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। अब बात ये आती है डियर फ्रेंड्स कि यहां पर आपको डाइपोल तो दिख ही नहीं रहा, तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो देखो ध्यान से देखना, ऐसा कभी भी क्वेश्चन हो डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है तो जरूर डाइपोल क्रिएट होगा। फिगर को ध्यान से देखना है। तो आप देखो यहां पर -2q दे रखा है, तो आप इसको -q और -q में दो पार्ट में डिवाइड कर दो, टोटल मिलकर -2q हो गया। अब -q से +q एक डाइपोल हो गया और -q से +q दूसरा डाइपोल हो गया। इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, चार्ज इंटू लेंथ मतलब q इंटू एल, और इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, वापस चार्ज इंटू लेंथ दैट इज q इंटू एल। तो दोनों की वैल्यू सेम हो गई। अब इनका ये एंगल कितना होगा, तो तीनों साइड सेम है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो रिजल्टेंट किधर आएगा, पैरेललोग्राम लॉ से नीचे की तरफ, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आपको मैंने बताया है अगर 60 डिग्री हो और सेम हो तो आंसर क्या आता है, P√3। तो आपका P की जगह कितना है, QL है, तो आंसर क्या हो जाएगा, QL√3, और डायरेक्शन इधर की तरफ। तो सो सिंपल इट इज। तो इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए बस ये छोटे छोटे कंसेप्ट चाहिए और आपके मार्क्स पक्के हैं। पॉइंट 10, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल से एक क्वेश्चन तो रेशियोज में जरूर पूछे जाते हैं, एट एक्सियल पोजीशन और एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो 1 बाय 1 सिर्फ फॉर्मूले का कंसेप्ट आपके पास है तो 1 मार्क्स आपका पक्का है। क्वेश्चन में सबसे पहले हम एक्सियल की बात करते हैं कि अगर एक्सियल पोजीशन की बात की जाए तो ये मेरा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका ये सेंटर है O, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A है। इसके इस लाइन पर कहीं पॉइंट P जो होगा वह इसका एक्सियल पोजीशन होगा। ओके, अब इसका डिस्टेंस सेंटर से लिया जाएगा, यहाँ से यह डिस्टेंस R होगा, यह हमको ध्यान पे रखना है। इस पॉइंट पर
जब माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो डायरेक्शन इधर आएगा, और प्लस क्यू के कारण फाइंड करेंगे तो डायरेक्शन इधर आएगा। ये ई प्लस की वैल्यू और ये ई माइनस की वैल्यू। पर जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पे फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको क्या आएगी, एलोंग द डायपोल मोमेंट, मतलब ये निगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। तो यहाँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल का भी डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा, मतलब P और E के बीच का एंगल जो होगा वह 0 डिग्री होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा वह 1/4πε0 2p r बाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, और डायरेक्शन एलोंग p कैप होगा। इसी को शॉर्ट डायपोल के लिए आपको याद रखना है, दैट इज r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। तो यहाँ पर E की जो वैल्यू होगी ये 1/4πε0 2p बाय r क्यूब होगी। साथ में p कैप आप एज ए यूनिट वेक्टर लगाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंटली यहाँ पर याद क्या रखना है कि E जो है, E यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होता है पहला, और P जो होता है वह एलोंग E होता है और इसका एंगल 0 डिग्री होता है। एक्सियल में ये बातें पहले याद रखनी है। अब हम बात करते हैं इक्वेटोरियल की। इक्वेटोरियल में अगर मैं माइनस क्यू है तो यह डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस r होता है। पहले माइनस क्यू के कारण आप यहां फाइंड करोगे तो डायरेक्शन इधर की तरफ आएगा, दिस इज ई माइनस। प्लस क्यू के कारण फाइंड करोगे डायरेक्शन आपका इधर की तरफ जाएगा, दैट इज ई प्लस। ओके, अब यहां पर ई माइनस और ई प्लस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसलिए रिजल्टेंट यहां बीचों बीच ये आएगा। ई इक्वेटोरियल के लिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इसमें निगेटिव टू पॉजिटिव इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू पाई आ जाएगी। अब हम बात करें इसके मैग्नीट्यूड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इक्वेटोरियल के लिए 1/4πε0 p बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पावर 3/2 एलोंग माइनस p कैप होगा। ये हमको याद रखना है। और E की वैल्यू शॉर्ट डायपोल के लिए जो होगा वो 1/4πε0 p बाई r क्यूब एलोंग माइनस p कैप। किसके लिए बोला मैंने? शॉर्ट डायपोल के लिए। और यहां से भी याद क्या रखना है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, और E एक्सियल बाय E इक्वेटोरियल का रेशियो हमेशा 2 आएगा। तो आपको यह भी काफी ध्यान रखना है, यह अक्सर एग्जाम में ये रेशियो पूछा जाता है। पर इसके अलावा एक और वार्निंग मैं आपको देना चाहूंगा कि डायपोल अगर बोल रहा है तो मैंने 2 बार लिखा है कि ये E इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, और यहां भी मैंने लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। आपको क्वेश्चन में देगा कि अगर मैं डायपोल का जो डिस्टेंस है r, अगर मैं इस पॉइंट P के डिस्टेंस r को मैं डबल कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? हम खुश होकर के लिख देते हैं 4। क्यों? हमको r स्क्वायर याद है? बिल्कुल नहीं। यदि डायपोल पूछ रहा है तो वहां पर आपको r लिखना है, और अगर r डैश की वैल्यू 2r हो रही है तो E डैश की वैल्यू E/8 होगी, ये याद रखना है। इज दैट क्लियर? E/8 होगी। इज दैट क्लियर? पर थोड़ा क्वेश्चन और घुमाएगा। क्वेश्चन में क्या कहेगा? डायपोल पे कितना फोर्स लग रहा है ये बताओ। बस हैंड्स अप नहीं होना है। अपन ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होता है वह F/Q0 होता है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही फोर्स होगा, मतलब यहाँ फोर्स भी डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब है। अगर आपने डिस्टेंस को 2r किया तो यहाँ फोर्स भी आपका F/8 हो जाएगा। तो अगर इस तरह से छोटे छोटे कंसेप्ट्स आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के पता है तो आपका एक क्वेश्चन कंफर्म। पॉइंट 11, डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वह किस तरह से बिहेव करता है, यह भी एक MCQs का अच्छा सवाल होता है। इसमें हमने एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है E, इसके अक्रॉस एक डायपोल AB को यहाँ पर प्लेस किया है, जिसका डायपोल मोमेंट P जो है इसकी वैल्यू कितनी है? Q इंटू 2A, यह P की वैल्यू है। तो यह क्या करेगा? एक फोर्स इधर की तरफ एक्सपीरियंस करेगा F1,
जिसकी वैल्यू प्लस क्यू ई हो जाएगी अलोंग द फील्ड, और एक फोर्स या इधर की तरफ एक्सपीरियंस करेगा F2 जिसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस क्यू ई। अब यहां से नेट फोर्स की अगर हम बात करेंगे, मतलब हम F1 प्लस F2 लिखेंगे, तो यहां से नेट फोर्स की जो वैल्यू होगी वह 0 आ जाएगी। अब होगा क्या कि यह चाहेगा कि इधर की तरफ आए और ये चाहेगा इधर की तरफ आए। इसकी वजह से क्या होगा कि यहां पर कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, नो ट्रांसलेटरी मोशन, नो ट्रांसलेटरी मोशन, यहां कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। ओके, यहां पर क्या होगा, ओनली रोटेटरी मोशन, ओनली रोटेटरी मोशन। यह रोटेटरी मोशन को एक्सिक्यूट करेगा और यह एक्सपीरियंस करेगा क्या, टॉर्क, एक्सपीरियंसेस टॉर्क, यह टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा। अब यह जो टॉर्क होगा, इस टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, तो यह टॉर्क को हम टाउ इक्वल्स टू वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यह P क्रॉस E लिखा जाएगा। कभी इसको एक्सचेंज मत करना, क्योंकि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, तो आप P क्रॉस E ही याद रखना, E क्रॉस P गलत है। इसके बाद इसी को आप स्केलर फॉर्म में लिखोगे PE साइन थीटा, यह इसका स्केलर फॉर्म है। यहां से दो चीजें कि अगर P की वैल्यू पैरेलल टू E हो जाती है, मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाती है, तो टॉर्क भी यहां पर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर P की वैल्यू परपेंडिकुलर टू E हो जाती है तो थीटा की वैल्यू 90 होगी और टॉर्क की वैल्यू PE हो जाएगी, जो मैक्सिमम होगा। तो एग्जाम में यही मैक्सिमम टॉर्क पूछा जाता है इन जनरली, तो आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, वहां पर एंगल ढूंढना नहीं है। इसके अलावा यहां पर एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर मेरा यह डाइपोल पहले से इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, कहां पर है, इक्विलिब्रियम में है, और हम इसको क्या करें, स्लाइटली डिस्प्लेस करें, स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो क्या होगा। तो पहला कि यह क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। ऑप्शन में ऑसिलेशन दिया हो तो ऑसिलेशन, या सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया हो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी f जो होगी उसके लिए आपको याद रखना है 1/2 पाई अंडर रूट PE बाई I, और टाइम पीरियड पूछे तो t इक्वल्स टू 1/f, और ओमेगा पूछे तो यहां से 2πf। तो इतना अगर आपको पता है तो डाइपोल का जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप यहां से इजिली सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट 12, dipole placed in non-uniform electric field. When a dipole is placed in non-uniform electric field, its behavior is quite different from the uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो बिहेवियर होता था, यहां पर यह बिल्कुल उससे अलग हो जाएगा। कैसा होगा, अब देखो यहां पर हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है। अगर हमने यहां एक डाइपोल प्लेस किया तो देखो फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ जा रहा है, कुछ एंगल बना रहा है, और यहां भी फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स की जो वैल्यू होगी यहां पर वह कभी भी 0 नहीं होगी, मतलब नेट फोर्स 0 नहीं होगा। इसके अलावा चूंकि ये दोनों फोर्स लग रहे हैं तो इसको रोटेट करने की भी कोशिश करेंगे, तो यहां पर टॉर्क की वैल्यू भी क्या होगी, वह भी 0 नहीं होगी, टॉर्क भी 0 नहीं होगा। अब इससे क्या होगा कि इसके पास ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा, ट्रांसलेशनल होगा, और प्लस रोटेशनल मोशन यह भी होगा। तो यह एक कंसेप्ट भी याद रखना है, कभी कभार गलती से एग्जाम में पूछ दिया गया है। अब अगर रोटेशनल होगा तो यह ऐसे घूमेगा, ये तो पता चलता है, लेकिन ट्रांसलेशनल हुआ तो किधर जाएगा, तो कहा गया कि जिधर की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी ट्रांसलेशनल मोशन उधर की तरफ ही फॉलो करेगा। और हमने क्या पढ़ा है कि क्राउडिंग जो होगा में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताएगा। तो इस M एंड पे देखो क्राउडिंग क्या है, ज़्यादा है, कहाँ से, यहाँ के रेस्पेक्ट में, मतलब इस M एंड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह ज़्यादा है किससे, N एंड से, इसलिए डाइपोल भी किधर से किधर आएगा, N से M की तरफ आएगा, मतलब टुवर्ड्स -I कैप आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में पूछे चले जाते हैं, दे आर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन,
तो इसको भी इग्नोर मत करना। पॉइंट 13, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज एग्जाम के एमसीक्यूज में जरूर होते ही होते हैं, तो आपको बस एक बार इसको रीड कर जाना है। 4 इंपॉर्टेंट लाइंस जहां से एक एमसीक्यूज आपको हो सकते हैं, और साथ में इसके जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के आपके फिगर्स हैं उसको भी आपको एक बार ऑब्जर्व कर लेना है। दैट इज, टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, are continuous curves, greater will be the crowding, stronger is the field, they do not intersect, always normal to the surface of the conductor। उसके अलावा यह आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड निगेटिव चार्ज, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 रिपल्सिव, Q1 Q2 लेस देन 0 अट्रैक्टिव। यहां से आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी के लिए क्वेश्चन से जरूर आ जाते हैं, तो बी केयरफुल, रीड ट्वाइस और थ्राइस। पॉइंट नंबर 14, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है एग्जाम में एमसीक्यूज में देने के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हम क्या जानते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया से, मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई एक एरिया है, ठीक है, यहाँ का एरिया वेक्टर जो है वह मान लीजिए इस डायरेक्शन में है एरिया वेक्टर से, और यहाँ से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, इट काउंट्स द फ्लक्स। दैट इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया वेक्टर। इसको भी हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं। लेकिन साथ में एरिया भी है, तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, पर यूनिट एरिया। और चूंकि यह स्फेरिकल जनरली होते हैं पॉइंट चार्ज के लिए, तो हम स्फेयर का एरिया भी ले लेते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से जाएंगे। एम आई राइट? अगर यहाँ पर मैं कोई एक एरिया वेक्टर ले लूँ जिसका डायरेक्शन बाहर की तरफ है और इसकी रेडियस r है, तो फ्लक्स की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाय इसका पूरा एरिया, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। तो यह फॉर्मूला भी आप ध्यान पे रखेंगे, नंबर से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। दैट इज phi1 by phi2 इज इक्वल्स टू n1 by n2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स जिसके पास ज्यादा होंगे उसके फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी, पहला। दूसरा, यहां से कि अगर आपका यह एक सरफेस था और यहां से यह एरिया वेक्टर ए था और इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई था, इसका ये स्मॉल ए डी ए ले लीजिए, स्मॉल एरिया, और यह एंगल थीटा है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो आप फॉर्मूला लिखेंगे फाई, इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, पहले तो ऐसा लिखेंगे, या आप इसी को इंटीग्रेशन के बाहर ई डॉट ए ऐसा लिख सकते हैं, या फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा ऐसा लिख सकते हैं। यह सभी के सभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले हैं। यहां से आपको याद रखना है कि यह एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर भी होता है, दोनों इसका यूनिट है। इसके अलावा इसका डायमेंशन याद रखेंगे कि यह m1 L-3 T-3 और A-1 होता है। यह इसका डायमेंशन भी आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे, सॉरी L+3 होगा, ठीक है। तो m1 L+3 T-3 A-1 इसका डायमेंशन भी याद रखेंगे। इसके अलावा यहां से आपको पूछा जाएगा मैक्सिमम फ्लक्स बताओ, मतलब अगर E की वैल्यू पैरेलल टू A है, A इज द एरिया वेक्टर, तो आप यहां से फ्लक्स की वैल्यू क्या बोलेंगे कि मैक्सिमम होगी और उसकी वैल्यू E इंटू A होगी, ठीक है। और अगर आपको कहता है कि E की वैल्यू परपेंडिकुलर टू A है, तो आपका फ्लक्स जो होगा वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पर अभी के जो एग्जाम पैटर्न्स देखे गए हैं प्रीवियस ईयर्स के, उसमें एक यहाँ का बहुत अच्छा सा सवाल आता है, दैट इज डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। उसमें क्या करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको एक वेक्टर फॉर्म दे देगा, EX I कैप प्लस EY J कैप और EZ K कैप, ऐसा एक वेक्टर फॉर्म दे देगा और आपको कह देगा कि एरिया जो है वह पैरेलल टू लिख देगा, XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन, ऐसा कुछ लिख देगा, ठीक है। और आपको कहेगा फ्लक्स बताओ।
तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आराम से पहले ये एक ऐसा क्यूब ले लीजिए, ठीक है, क्यूब बना लीजिए, क्यूब का ये x, y और z बना लीजिए। अब क्वेश्चन में पहचानिए कि कौन सा फेस कह रहा है। अगर आपको मान लीजिए ये फेस कह रहा है क्वेश्चन में, तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, यह ए आई कैप हो जाएगा। तो आपका फ्लक्स जो होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, तो सिर्फ आई से आई मल्टीप्लाई होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ई ए ओनली। गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपको कह रहा है कि यह फेस है, ये वाला फेस है, तो यहां से आपका, आप इसको ई एक्स लिख दीजिए, सॉरी, यहां से आपका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ है, तो ये माइनस जे कैप हो गया। तो आपका फ्लक्स जो होगा क्या होगा? इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब ई वाई माइनस जे कैप। तो इस तरह का क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में एक फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा गया है। इसके अलावा इसमें एक जो बहुत खास चीज याद रखनी है वो ये है कि यह जो हम फॉर्मूला लिखते हैं ई ए कॉस थीटा, इसमें हम थीटा एंगल आखिर लेते कहां पर है? ठीक है, कुछ भी नहीं ले लेते। इसके लिए क्या किया गया कि ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ई दे रखा है और ये कोई एक मान लीजिए स्क्वायर का प्लेट है और आपको एंगल ये वाला दे रखा है थीटा, ठीक है, मान लीजिए 30 डिग्री, तो आपको ये एंगल नहीं लेना है, आपको इसके एरिया वेक्टर का एंगल लेना है। मतलब आपको ये एंगल लेना है, मतलब ये अगर 30 है तो आपका ये 90 माइनस थीटा, या आपको थीटा एंगल लेना है। अगर आपने ये गलती की तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो बी केयरफुल जब आप इस तरह के और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अभी इस तरह का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा गया है कि इस तरह के ट्रेंड के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं। तो आप बस इतनी सी सावधानी रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका है। पॉइंट 15 गॉस लॉ। गॉस लॉ एमसीक्यूज का एक अच्छा सा सवाल है। यहाँ से बेसिकली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। गॉस लॉ कहता क्या है कि अगर मेरे पास यहाँ कोई एक प्लस क्यू चार्ज है और हमने इसके चारों तरफ एक सिमेट्रिकल सरफेस लिया है जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। यह गॉसियन सरफेस क्या करता है? इस चार्ज को इनक्लोज करता है। अब इसकी वजह से यहाँ पर जो हमारा फ्लक्स बाहर आएगा वह क्या होगा? चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी को गॉस थ्योरम के नाम से जाना गया। अब यहाँ पर याद क्या रखना है? मोस्ट इंपॉर्टेंटली चार्ज इनक्लोज, जो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि मान लो कि मेरे पास ऐसा कोई एक आर्बिट्रेरी सरफेस है, यहाँ Q1, Q2, Q3, Q4 बहुत सारे सरफेसेस हैं, चार्जेज हैं सॉरी, और यहाँ Q5, Q6, Q7 कोई चार्ज बाहर भी रखा है। अब मुझे कहे कि आप यहाँ से इसका फ्लक्स बताओ, तो आपको क्या करना है? इसको और इसको काउंट नहीं करना है। इस सरफेस के अंदर जो चार्ज हैं उन सब का सम ले लेना है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मान लीजिए कि इसमें चार्ज आपका Q2 माइनस में होता, तो यहाँ आपको माइनस ले लेना है, क्योंकि चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इस तरह से आप फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन सिंपल सा स्टेटमेंट वाला पूछता है यहाँ से, स्टेटमेंट टाइप कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको स्टेटमेंट क्या करना है? अच्छे से रीड कर लेना है कि कौन सा स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दिया गया है आपको अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ चारों स्टेटमेंट आपको कंफ्यूजिंग होंगे, तो मस्ट रीड द स्टेटमेंट। देन आफ्टर आपसे कहेगा कि मेरे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है और इसने प्लस क्यू चार्ज को इनक्लोज कर रखा है। अब अगर मैं रेडियस को डबल करता हूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? तो कुछ नहीं, आप रेडियस को डबल कर दो, आराम से डबल कर दो। हमको चाहिए क्या? चार्ज इनक्लोज्ड। क्या चाहिए? चार्ज इनक्लोज्ड। जब रेडियस आर था तो भी चार्ज इनक्लोज क्यू था, तो उस समय भी फ्लक्स इतना था, और जब रेडियस को 2 गुना कर दिया तो भी चार्ज उतना ही रहेगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब फ्लक्स रिमेन्स सेम। इस तरह का क्वेश्चन आता है। या कभी कभी क्या करेगा, आपको एक ऐसा क्यूब बना करके दे देगा और क्यूब का साइड लेंथ आपको दे देगा कि ए है। अब क्वेश्चन में कहेगा कि एक वायर हमने इसके डायगोनल के क्रॉस रख रखा है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा है। तो आप बताओ यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? तो अपने को चार्ज इनक्लोज फाइंड करना है। चार्ज इनक्लोज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? पहले यहां से लैम्डा को क्यू बाय एल लिखेंगे और क्यू इक्वल्स टू लैम्डा एल लिखेंगे। अब एल की वैल्यू कहां से लाएंगे? यहां से लाएंगे। ये डायगोनल है क्यूब का, तो एल का मतलब क्या हो गया? a√3। आ गया आपका आंसर। लैम्डा
into a √3 by epsilon naught, this will be the answer। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ से गॉस लॉ से सिंपल बेसिक कंसेप्ट पर पूछे जाते हैं। बस आपको यहाँ का फॉर्मूला याद है, चार्ज इनक्लोज्ड आपने नहीं भूला तो आपका यहाँ से मार्क्स पक्का है। पॉइंट 16, EA वर्सेस Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ये दो फॉर्मूले हमेशा कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए मैंने इसको एक सेपरेट पॉइंट रखा है। हमें जनरली क्वेश्चन पढ़ के पता ही नहीं चलता कि कब मुझे E.A यूज करना है और कब मुझे Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से देखो, अगर हमको क्वेश्चन में फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहती है, ठीक है, और हम E.A कब यूज करेंगे, जब हमको क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा। क्या गिवन होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि मेरे पास यहां पर क्या दे रखा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E दे रखी है, इधर की तरफ मान लो यह 20 न्यूटन पर कूलम I कैप दे रखा हो, और तुम्हें दे रखा हो कि एक स्क्वायर प्लेट है जिसका एरिया जो है तुमको 2 मीटर स्क्वायर दे रखा हो और नॉर्मल उसका एंगल बना रहा हो 30 डिग्री, ओके, ऐसा तुमको दे रखा हो और कहे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करो, तो तुमको E.A यूज कर लेना है या EA cos थीटा यूज कर लेना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, एरिया गिवन है, एंगल गिवन है, तो फटाफट यहाँ 20 लिख दोगे, यहाँ 2 लिख दोगे और यहाँ पर cos 30 लिखोगे। लास्ट पॉइंट पे मैंने डिस्कस किया था, तो यहाँ पर आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? 40 इंटू √3/2 दैट इज 20√3। तो जब भी तुम्हें क्वेश्चन में न्यूटन पर कूलम, जब भी तुम्हें क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो और एरिया गिवन हो, तभी तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, अदरवाइज ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ अगर मैं इसकी बात करूं तो जस्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि चार्ज इनक्लोज्ड हमें फाइंड करना है हमेशा, कि हम इनक्लोज्ड चार्ज को जब तक फाइंड नहीं करेंगे तब तक यह फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का ट्रिक यही है कि क्वेश्चन में चार्ज की वैल्यू गिवन जरूर होगी। जैसे कि तुमको कह दे कि मेरे पास एक ऐसा सरफेस है, आप इस सरफेस के अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दो, +Q और -Q। अब बताओ इसका फ्लक्स कितना है? तो भाई यहाँ पर नेट चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 0। क्वेश्चन में दे देगा कि मेरे पास एक ऐसा क्यूब है, इस क्यूब के अंदर इसका साइड दे देगा कि भाई 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर है। अब कहेगा कि इसके अंदर मैंने एक चार्ज Q रखा है, तो टोटल फ्लक्स बताओ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है? टोटल फ्लक्स बताओ, F टोटल, तो यह हो जाएगा Q/ε0। फिर कहेगा फ्लक्स अक्रॉस ईच फेस, फ्लक्स अक्रॉस ईच फेस, तो कितने फेस होंगे? Q/6ε0। कुछ भी मत कर देना। फिर तुमको क्वेश्चन में कह देगा कि मेरे पास एक ऐसा क्यूब है, इस क्यूब के हमने कॉर्नर पर क्या किया है? एक चार्ज रखा है जिसकी चार्ज कितनी है? Q। तो इसका 1 फेस से कितना फ्लक्स होगा ये बताओ। तो मान लो कि ये 1 फ्लक्स फेस हो गया। अब इसके लिए तुम्हें याद रखना होगा कि अगर कोई भी चार्ज क्यूब के कॉर्नर पर होता है तो उसका 1/8 पार्ट शेयर होता है। तो मतलब तुम्हारे पास चार्ज पहले कितना मिल गया तुमको? 1/8। अब कितने फेस कह रहा है? एक फेस से। तो इस कॉर्नर से एक, 2 और 3 फेस कनेक्टेड होते हैं। तो 1 फेस के लिए क्या होगा? यहां पर यह /3 हो जाएगा। तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड कितना हो गया? Q/24। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई? Q/24ε0। तो इस तरह के सिली क्वेश्चन जो है आपको टेस्ट कर सकते हैं MCQs में। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दिया हुआ है तो यह फॉर्मूला यूज करना, अगर चार्ज इनक्लोज दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करना। पॉइंट 17, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड वायर। गॉस लॉ का यह एक एप्लीकेशन जो एक सवाल तो MCQs में पक्का पकड़ता है। क्वेश्चन में आपको क्या होगा कि एक ऐसा लीनियर वायर दिया हुआ होगा जिसके कारण किसी पॉइंट P पर एट ए डिस्टेंस R सिंपली आपसे कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ। तो आपको याद रखना है कि यह जो चार्ज वायर है इसका लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको? λ/2πε0r। तो यह एक जनरल फॉर्मूला है
इसको k के टर्म में अगर आपको लिखना है तो E इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाय r। याद क्या रखना है कि यहां पर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है। मतलब अगर आपको वायर दे रखा है तो आपका रेशियो E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू R2 बाय R1 होता है। हम कई बार क्वेश्चन पढ़ना भूल जाते हैं और रेशियो में R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर लिख लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको यह लीनियर वायर जरूर वर्ड ध्यान पे देखना है। यहां से लगभग हर बार एक आध क्वेश्चन तो MCQ में पकड़ता ही है। कभी कहता है लैम्डा फाइंड करो, कभी कहता है R फाइंड करो और कभी कहता है E फाइंड करो। तो यहां पर आपको यहीं पर फोकस रखना है कि एट ए पॉइंट के लिए आपने R स्क्वायर बोला था, डायपोल के लिए R क्यूब, लेकिन यहां पर आपको क्या आ रहा है, R आ रहा है। तो अगर आपको इतना पता है तो यहां का भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। पॉइंट 18, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सीट की वजह से हमको एग्जाम में पूछा जाता है। गॉस लॉ का यह भी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। यह जो चार्ज शीट होते हैं यह दो तरह के होते हैं, एक इनफाइनाइट थिकनेस का होता है और दूसरा फाइनाइट थिकनेस का होता है। दोनों में फर्क क्या है कि अगर इनफाइनाइट थिकनेस का ये अगर आपका सीट है तो इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, इधर भी होंगे और इधर भी होंगे। इसका एरिया अगर ए है तो यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मिलेगी। जबकि अगर इसकी थिकनेस आपको फाइनाइट दे रखी है कि इसकी थिकनेस जो है वह क्या है, फाइनाइट है कुछ इस तरह से, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह सिर्फ एक ही फेस के लिए होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। अब जरा फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, आपको यहीं पर परेशान करेगा। आप यहां ध्यान से देखिए, ये R पर डिपेंड नहीं करता है। अगर आपको थिन शीट दिया हुआ है, डिस्टेंस घटाए चाहे बढ़ाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। यही आपको ध्यान पे रखना है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। याद क्या रखना है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। यह डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। और दूसरा, आपने देखा भी होगा कि कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से कि ये दो प्लेट्स दे रखे हैं, यह सिग्मा 1 है और ये सिग्मा 2 है, आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ। मान लो यहां पे, तो पहले आप इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे -E1, इसके कारण इधर आएंगे -E2। तो एट पॉइंट P जो आउटसाइड में है वह क्या होगा, -E1 -E2, मतलब माइनस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ सिग्मा की जो भी वैल्यू दे रखी हो यहाँ पुट कर देंगे और आपको आंसर आ जाएगा। अगर आपको इस पॉइंट पे फाइंड करना हो तो पहले इसके कारण आएंगे, ये E1 प्लस में आ जाएगा, इसके कारण आएंगे E2 माइनस में आ जाएगा। तो E एट पॉइंट Q अगर आपको फाइंड करना है तो आप E1 माइनस E2 लिखेंगे, मतलब सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। और अगर आपको यहाँ पूछ रहा है से इस पॉइंट पे, पहले इसके कारण यहाँ लिखेंगे E1 ये प्लस होगा, इसके कारण यहाँ लिखेंगे E2 यह भी प्लस होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। तो यहाँ पर आप R की वैल्यू क्या लिख देंगे, E1 प्लस E2 लिख देंगे और आपको आंसर सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। अब यहाँ सिग्मा की प्लस माइनस जो भी वैल्यू दे रखी हो, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, आपको नेचर के साथ यहाँ पुट करना है। अगर माइनस है तो माइनस लगाना है, प्लस है तो प्लस। इज दैट क्लियर? तो यह जो हमारा टॉपिक था फाइनाइट थिकनेस और इनफाइनाइट थिकनेस, यहां से आपको बस दो चीजें ध्यान पर रखनी है। पहला, डिस्टेंस पर ये डिपेंड नहीं करता है, और दूसरा कि इन बिटवीन और आउटसाइड द रीजन हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल। गॉस लॉ का यह एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला पर एक आध क्वेश्चन तो होता ही है कि स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। अब मान लो कि मेरे पास यह एक स्फेरिकल सेल है जिसने प्लस Q चार्ज है इसके ऊपर। इसका ये जो है गॉसियन सरफेस है जिसने इस चार्ज को क्या कर रखा है, इनक्लोज कर रखा है एट ए डिस्टेंस R। अब अगर मैं आउटसाइड पॉइंट यहां पर लेता हूं, पॉइंट P, दैट इज R ग्रेटर देन R, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी E आउटसाइड, वह होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई स्मॉल r स्क्वायर। अब अगर इसका चार्ज डेंसिटी तुम्हें
सिग्मा दे रखा हो तो ई नॉट की वैल्यू जो हो जाएगी वह हो जाएगी तुम्हारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब ई नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर हम आउटसाइड की बात करें, अगर हम ऑन द सरफेस की बात करें कि आर और आर दोनों की वैल्यू बराबर होगी और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, तो इस फॉर्मूले को तुम यूज कर सकते हो कि ई ऑन द सरफेस जो होगा वह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और थर्ड कंडीशन क्या है हमारा कि पॉइंट इज इनसाइड द सेल, तो चार्ज जो है वह क्या है, इसके तो आउटसाइड पे रखा पड़ा है। ठीक है, चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस, तो Q इनसाइड जो है वह क्या है, 0 है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनसाइड जो होगा वह क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं और इस पोजीशन को R इक्वल टू R कह दूं, तो ओरिजिन से इस पोजीशन तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह कांस्टेंट होगा, क्योंकि यह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, और इधर जो होगा वह क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। तो यहां पर जो जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह इन्हीं 3 कंडीशंस पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर तुमको ये सिर्फ फॉर्मूला भी पता है तो यहां का एक क्वेश्चन तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। पॉइंट 20, यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स और डायमेंशन को कभी हल्के में मत लेना। इस चैप्टर का एक यूनिट या डायमेंशन जनरली हर एग्जाम में देखा गया है, आइदर वह तुम्हारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी हो जिसका यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डायमेंशन m-1 l-3 T4 और A2 होता है। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन और यूनिट, तीसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, और चौथा टॉर्क को तो बिल्कुल मत भूलना, कहीं ना कहीं से ये आ ही जाता है। तो इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन देता है कि एक हमारे पास ऐसा सपोर्ट है, इस सपोर्ट से 2 पेंडुलम इस तरह से सस्पेंड किए गए हैं जिनके बीच का यह सेमी वर्टिकल एंगल अगर थीटा है, यह डिस्टेंस अगर तुम्हें x दे रखा है, तो यहाँ पर टेंशन फोर्स इधर होगा, mg की वैल्यू इधर होगी और QE मतलब FE की वैल्यू इधर होगी। तो यहाँ से तुमको याद बस इतना रखना है कि यह एंगल अगर थीटा है तो यह एंगल भी थीटा होगा, और यहाँ से tan थीटा की वैल्यू तुम्हारी FE बाई mg हो जाएगी। तो यह फॉर्मूला अगर सिर्फ तुम याद रखते हो तो एक आध MCQ में तुम्हें काफ़ी मदद मिल जाएगी। इसी में क्या करता है, क्वेश्चन में कहता है कि यह जो हमारा पेंडुलम था सिस्टम पूरा, इस पूरे सिस्टम में यह लेंथ L था इसका, और यह एंगल हमारा थीटा था, ये वाला एंगल। अब ये डिस्टेंस x था। हम क्या करते हैं कि इस पूरे सिस्टम को स्पेस में प्लेस कर देते हैं, प्लेस इन स्पेस। ठीक है, तो यहां पर टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ऐसा भी पूछा गया है। तो तुमको याद क्या रखना है कि जब स्पेस में जाएगा तो g की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यह जो mg लग रहा था यह 0 हो जाएगा, यहां भी mg की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यह जो हमारा सिस्टम था यह कुछ ऐसा सीधा हो जाएगा। तो यह लेंथ L, ये लेंथ L, चार्ज Q, एंगल 180 डिग्री। तो यहां से टेंशन फोर्स T जो होगा वह FE के बराबर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू K Q स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आप थोड़ा बहुत याद रखते हैं तो आपका जो MCQs वाला पार्ट है वह आपका चैप्टर 1 का एकदम दुरुस्त हो जाएगा। आपको यह रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब भी MCQ सॉल्व करें तो एक बार यह जो 20 पॉइंट्स हैं इनको जरूर वॉच करें, ऑब्जर्व करें। उसके बाद आपने अगर MCQ सॉल्व करना शुरू किया तो आई विल अश्योर यू कि 10 में से 9 सवाल आपके बिल्कुल हर बार सही होंगे। चैप्टर के रैपिड रिवीजन के बाद और MCQs के शॉर्ट ट्रिक सीखने के बाद अब बारी आती है PYQ सॉल्व करने की। तो फटाफट पेन, कॉपी, पेंसिल लेके तैयार हो जाओ और मेरे साथ साथ आप भी MCQs को सॉल्व करो। देखो कि सर ने जो बनाया है उससे MCQs आपको सॉल्व होते हैं या नहीं, यार अभी भी रट्टा मारने की ज़रूरत है। आई थिंक कि यदि आपने पूरी वीडियो देखी है रिवीजन वाली तो आपको पेन पेंसिल के अलावा रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ऑल द कंसेप्ट्स आर क्लियर। नाउ स्टार्ट MCQs। पहला
पहला सवाल, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपको डायमेंशन अगर याद है तो आप डायरेक्ट यहां पर टिक मार सकते हो, और अगर नहीं याद है तो आप फ्लक्स फाई इक्वल्स टू ई ए लिख दो। ई की जगह आप फोर्स बाय चार्ज लिख दो, ओके, और यहां ए लिख दो। फोर्स के लिए डायमेंशन m1 L1 T-2 और एरिया के लिए डायमेंशन L2 और चार्ज का डायमेंशन AT। आप सॉल्व करोगे तो आपको m1 L3 T-3 और A-1 मिल जाएगा और आपका आंसर सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट कितना दे रखा है? 4 × 10⁻⁹। आप पी जरूर लिखिए यहाँ पे। इज अलाइंड एट 60 डिग्री दे रखा है। डायरेक्शन विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है। कैलकुलेट द टॉर्क। तो आपको टॉर्क पूछ रहा है, तो टॉर्क की वैल्यू PE sin थीटा होती है। बस अब कुछ नहीं करना है, फटाफट वैल्यू डाल दीजिए। 4 × 10⁻⁹ इंटू 5 × 10⁴ इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2, और आप देखेंगे आपका आंसर 1/73 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर आ जाएगा, और बी जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस फील्ड इतना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वैल्यू 9 × 10⁴ है न्यूटन पर कूलम, जब डिस्टेंस R1 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर दे रखी है, और कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड E2 की वैल्यू फाइंड करनी है एट ए डिस्टेंस R2 की वैल्यू कितनी 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो लाइन चार्ज के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। बस फटाफट लिख दीजिए E2/E1 इज इक्वल्स टू R1/R2, और यहां से आपको E2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, दैट इज E1 × R1/R2। फटाफट वैल्यू पुट कर दीजिए। 9 × 10⁴ इंटू 2/3 R1/R2, और यह आपको मिल जाएगा कितना, 6 × 10⁴ दैट इज ए विल बी द आंसर। तो ऑप्शन इसका क्या आएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 3 × 10⁻³ K कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻³ K कैप के डायरेक्शन में दे रखी है, और आपको स्क्वायर प्लेट है जिसका एरिया आपको दे रखा है 20 × 10⁻⁻² का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। आप ऐसा लिखेंगे, whose plane is parallel to YZ। मैंने पढ़ाते वक्त ये बताया था कि आपको ये ध्यान पे देना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो पहले आप ऐसा कीजिए, एक XYZ का एक्सिस बना दीजिए। आप इसको Z ले लीजिए, इसको Y ले लीजिए, इसको X ले लीजिए, और पैरेलल टू YZ प्लेन, तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा, जो आपका क्या आएगा, I कैप आएगा। तो एरिया वेक्टर आपका किसके अलॉन्ग हो गया, I कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया K कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू A हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 90 हो गई और फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की भी कोई जरूरत नहीं है, और आपका आंसर यहां से इसका डी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 4 पॉइंट चार्जेज ABCD, A दे रखा है, BCD दे रखा है, विच चार्ज आर द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। तो आपको क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू काउंट करनी है। जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी। तो आप ये देख के कर सकते हैं कि आपका जो यह C है, इसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, A, दैट इज चार्ज C, दैट इज चार्ज C। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉलिथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ इतना, मतलब Q की वैल्यू आपको दे रखी है, फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, मतलब N की वैल्यू फाइंड करनी है। आप फट से Q/E लिख दीजिए। Q की जगह 3.52 × 10⁻⁷ कूलम्स बाई 1.6 × 10⁻⁹। आप इसको डिवाइड करेंगे, आपको 2.2 × 10⁻12, दिस विल बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इतना एट ए डिस्टेंस इतना, देन लीनियर चार्ज डेंसिटी विल बी, मतलब आपको फाइंड क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप लिख लो कि E की जो वैल्यू होती है, आप क्या लिखते हो उसको, 2K λ/R ऐसा लिखते हो। तो यहां से लैम्डा की जो वैल्यू होगी वह क्या हो जाएगी, E × R/2K। बस फटाफट वैल्यू पुट कर दो। E की जगह 9 × 10⁻⁴, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना, 2 × 10⁻²/2 इंटू 9 × 10⁻9। अब जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर 0.1 माइक्रो कूलम पर मीटर तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है,
ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। तो हम जानते हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन में E इक्वल्स हम क्या लिखते हैं, KP/r³ इंटू माइनस पी कैप लिखते हैं। मतलब डायरेक्शन दोनों का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई, मतलब 180 डिग्री। बी विल बी द आंसर। तो इसका ऑप्शन बी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the absence of gravity a charge q and mass m is placed stationary in a uniform electric field E। मतलब चार्ज के वैल्यू q और मास 2m दे रखा है और चार्ज क्या है, इनिशियली रेस्ट में है। अब आगे कहता है व्हेन द चार्ज इज रिलीज द स्पीड इन n सेकेंड्स, मतलब t की वैल्यू n सेकेंड दे रखी है, तो v इक्वल्स आप क्या लिखोगे, u प्लस at लिखोगे। u की वैल्यू 0h, a की जगह फोर्स बाय मास लिखोगे और टाइम की जगह n लिखोगे, फोर्स की जगह q इंटू e, मास की जगह 2m और यहाँ n लिखोगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है, सी, मतलब सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू q आर प्लेस्ड ऑन x एक्सिस एट एन इक्वल डिस्टेंस 0.5 r। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद स्फेरिकल क्लोज सरफेस at radius 1.5 r which one the charges at the center is। तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ऐसा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लेना है, y एक्सिस x एक्सिस ड्रॉ कर देना है, इसका रेडियस आपको 1.5 r दे रखा है, तो इधर भी 1.5 r होगा। अब स्पेसिंग आपको कितनी दे रखी है, 0.5, मतलब 5 3 या 15। तो आप यहाँ पर एक रखेंगे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, और एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, और क्वेश्चन में दे रखा है एट द सेंटर, तो एक सेंटर पे भी होगा। तो टोटल कितने चार्ज होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 चार्ज इनक्लोज है। तो आंसर 7q/ε0, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब बारी आती है इस चैप्टर से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की। तो पिछले ट्रेंड को देखते हुए जैसा हम लोगों ने भी सॉल्व किया 2022, 23, 24 और 25, तो इन सब के आधार पर मैंने एक आइडिया लगाया है कि 2026 में कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो कौन से 4 या 5 पॉइंट्स बहुत अच्छे से करने हैं जिसका क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर दिखेगा। पहला, डायमेंशनल फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस जरूर आ सकते हैं, एक क्वेश्चन डायमेंशनल फॉर्मूला से जरूर होगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट इज यहां से आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल से टॉर्क पूछ सकता है, मैक्सिमम पूछेगा, जीरो पूछेगा, डाइपोल मोमेंट, या उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पूछ देगा कि एक्सियल पे क्या, इक्वेटोरियल पे क्या, या सेंटर पे क्या, तो आप इसको देख लेंगे। और तीसरा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन है 2k λ/r वायर के लिए और स्फेरिकल सेल का इनसाइड आउटसाइड ऑन द सरफेस। तो मेरी तरफ से ये 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ लोगों के मन में डाउट होता है कि अगर सर ये तीनों नहीं आया, तो आप कंफर्म रहिए कि ये 3 में से कोई 2 तो जरूर आएंगे। अगर इनमें से कोई एक नहीं आया तो आप उसके ऑप्शन के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला E.A EA cos थीटा मैक्सिमम मिनिमम याद रखिए, और साथ में चार्ज इनक्लोज्ड बाय ε0 ये याद रखिए। तो यहां से भी एक क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगी। और फाइनली, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक बार सिर्फ रीडिंग डालना है। मतलब अगर आपने ये 5 पॉइंट्स कर लिए हैं तो आप यकीन मानिए कि आप चैप्टर नंबर 1 का 3 सवाल गुड सेट में बिल्कुल सही बनाने जा रहे हैं।